Now start our proceedings. We are already 20-25 minutes late. So I would now request Mr. Ambarish Rai to welcome, say a few words by way of welcome and make some opening remarks. साथियों, आप सबका स्वागत है। हमारे बहुत सारे स्टेट कन्वीनर्स स्टेट फोरम्स के यहाँ आए हुए हैं और अभी और लोग भी ज्वाइन करेंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम प्रोफेसर मुचकुंद दुबे, प्रोफेसर गोविंदा, प्रोफेसर अनीता रामपाल, प्रोफेसर गीता डम्बिसन and Kiran Bhatti, Anuradha Dey and other members of the National Council, because we are going to start our National Council tomorrow and we are going to just strengthen our campaign after the enactment of 10 years of RTE. तो इसलिए हम लोगों ने ये फाइनेंसिंग के इशू पर, because every time when we discuss the implementation of RTE तो फाइनेंसिंग का इशू आता है और सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो इसलिए हम लोग इस पर अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्री बजट कंसल्टेशन भी 23 को बुलाया है, तो उसमें भी हम लोगों को पार्टिसिपेट करना है। सो जस्ट वी वांट टू डिस्कस फ्रॉम वेयर मनी विल कम, नंबर वन, एंड दैट्स व्हाई वी पुट इट हियर कि ये जो पॉलिसी है ये with the lens of public provisioning we are analyzing policy, because everybody is talking about the policy and finance minister told in the parliament that this NEP will transform the whole education system और वो अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। आप जैसा जानते हैं कि हमने बहुत सारे कंसल्टेशन किए, सीरीज ऑफ कंसल्टेशन वी हैव डन एट द नेशनल लेवल एज वेल एज द स्टेट लेवल एंड वी फाइनलाइज आवर सबमिशन एंड सबमिटेड टू द MHRD। और हमने ही नहीं बल्कि 2 लाख सजेशंस आए और उसके बाद NEP का एक 55 पेज का वर्जन जारी हुआ, दो इट इज़ नॉट ऑफिशियल बट 55 पेजेस का जो वर्जन है उसमें बहुत सारे चेंजेस भी हैं और लेकिन अभी सुन रहे हैं कि उसमें से भी कुछ 3 to 18 इयर्स का जो एक्सटेंशन है उसको वो विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस नहीं है उनके पास। वो कह रहे हैं कि ये ट्रिपल हो जाएगा कॉस्ट, इसलिए इसको लागू करना ठीक नहीं है। तो इन सारी परिस्थितियों में कैसे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया जाए और कैसे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के लिए फाइनेंसिंग एलोकेशन हो, क्या प्राइवेट फिलैंथ्रोपी जो सजेशन है या CSR या सेस की बात होगी, तो इन सब मुद्दों पर आज चर्चा होगी। और एट द एंड ऑफ द डे वी वांट सम सजेशंस, concrete suggestions which we can present in the pre-budget consultation. So एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं। Thank you, and Professor Muchkund Dubey ji is chairing this session, so I want to hand over. आपको अनेक अनेक धन्यवाद। इन्होंने आपको बताया कि किस विषय पर हम लोग बहस करने जा रहे हैं और वो एक बहुत अहम विषय है और वो है फाइनेंस का मुद्दा। इसके ऊपर सारा दारोमदार है। अगर RTE एक्ट को हम ठीक से अमल नहीं कर पाए हैं तो इसका एक प्रमुख कारण ये है कि इसके लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए। तो मैं अभी खुद इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमारे 3 एक्सपर्ट्स यहाँ पर हैं और ये अच्छा होगा कि पहले हम उनकी बात सुनें। तो मैं उसी से प्रारंभ करता हूं और सबसे पहले प्रोफेसर अनीता रामपाल से मैं अनुरोध करता हूं कि वो
अपना विचार हम लोगों के सामने रखे। ये है यहाँ पर। वो बहुत दूर से हो जाएगा। अच्छा, आप वहाँ से बैठिए। जी, शुक्रिया मुचकुंद दुबे जी, और सभी को नमस्कार। दरअसल ये जो विषय है हमारा, इसके सोचने से पहले आज के संदर्भ में बहुत मुश्किल हो रहा है ये सोचना कि 10 साल शिक्षा का अधिकार, 70 साल संविधान, और दोनों के किस तरह से क्या हश्र हो रहा है। तो उस दायरे में, उस संदर्भ में सोचते हुए फिर एक पॉलिसी की बात करना वास्तव में एक चुनौती भी है, पर करना भी पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे संघर्ष रहे हैं, और जैसे हम सब जानते हैं, राइट टू एजुकेशन फोरम या हम और साथी जो शिक्षा में काम करते आए हैं, 2009-2010 के बाद से हम जो उसके क्रियान्वयन की बात करते थे और कहते थे कि फाइनेंसिंग है कि नहीं, सही तरह की नीतियां हैं कि नहीं, किन मापदंडों पे देखा जाए कि उसको हमने, किसी स्कूल को हमने राइट टू एजुकेशन तैयार भी किया है कि नहीं, बच्चों को कैसे देखा जाए कि बच्चों को स्कूल आना है तो उनका एक मौलिक हक है, ये नहीं कि हाँ उनको हम धीरे धीरे किसी टारगेट से कुछ किस साल तक कितने बच्चों को इतने प्रतिशत ले आएंगे, बिल्कुल एक अलग दायरे से, अलग नज़रिए से देखना था। तो इसलिए उसकी प्लानिंग और उसकी फंडिंग भी अलग ढंग से होगी जब हम एक फंडामेंटल राइट की बात करेंगे। अब जब ये नीति आई है तो ये वास्तव में बिल्कुल हमको पिछाड़ रही है। मतलब जो ये सारी चर्चाएं हैं, एक तरह से उसके ऊपर पर्दा डालकर वो एक अलग ढंग से देख रही है, पीछे को तो देख ही नहीं रही। कभी भी कोई नीति आती है तो वो किसी ऐतिहासिक संदर्भ में आती है, वो कहती है कि पिछले की नीतियों में ये हमारे उद्देश्य रहे, ये लक्ष्य रहा है, और अब इस संदर्भ में आज हम इस कगार पे हैं कि हम आगे कैसे इसका प्लान बनाएं। ये जो नीति डॉक्यूमेंट है, चाहे वो 500 पेज हो चाहे वो 50 हो, लगभग एक ही जैसा है। थोड़ा सा डिटेल्स जो हमको दिख रहे थे बिल्कुल स्पष्ट 500 में, उसको हटाकर 50 में, दरअसल नीति तो छोटी होती है उसमें नहीं आए हैं, पर दिशा बहुत स्पष्ट है। और इसलिए अक्सर मैं उसका एक अंश उस 500 पेज का पढ़ती हूँ जो बिल्कुल स्पष्ट जिस भाषा में कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही उसको सब्सटैंशियली हमको लूजन करना पड़ेगा, बहुत टाइट है उसके, जो बहुत संकीर्ण रूप से उसको देखा गया है और बहुत ही तंग है। तो उसको तंग जो उसकी स्थिति है, जिससे कि उसमें क्या प्रावधान हो, क्या प्रोविजंस हो, क्या उसकी नज़रिया, उसको हमको हटाना पड़ेगा। और इसलिए ताकि हर कोई भी स्कूल खोल सके, और जो कोई भी है उसमें गुरुकुल, मदरसा, होम स्कूलिंग, ये 3-4 नाम लिए हैं। कहा नहीं है कि लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स भी होंगे, क्योंकि वो बहुत स्पष्ट है कि सबसे बड़ा जो एजेंडा उनका ये है कि वो भी खोलें ताकि आप उसको बिल्कुल लूज़ करो। और इस पिछले 1-2 महीने में ये भी स्पष्ट हुआ है, क्योंकि मैं एक सेशन पे थी जहाँ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ओपन स्कूलिंग थे, क्योंकि ये नीति कहती है कि हमको बहुत मल्टीपल मॉडल्स करने हैं और बहुत फ्लेक्सिबल करना है। तो ये लचीलापन क्या है, ये अब बहुत स्पष्ट है। वो कह रहे हैं कि नेशनल ओपन स्कूल भी तीसरी का इम्तिहान ले, जो कि आरटीई ने साफ साफ कहा था कि कोई ओपन डिस्टेंस लर्निंग का इम्तिहान नहीं होगा बच्चों का पहले 8 साल। वो कह रही है, नीति स्पष्ट रूप से कह रही थी नेशनल ओपन स्कूल भी लेगा तीसरी का इम्तिहान, और वो तो पहले अमेंडमेंट में कह दिया कि तीसरी और 5वीं पे हम इम्तिहान लेकर उनको रोक सकते हैं, बच्चों को डिटेन कर सकते हैं। पर ओपन स्कूल हमको बता रहा है कि सबसे अच्छा मॉडल, और एक ऐसे ही मतलब एक सेशन में, टीवी सेशन में हमें बताया गया कि सबसे बढ़िया मॉडल, सफल मॉडल है एकल विद्यालय का। और वो चेयरपर्सन कह रहे हैं कि 1 लाख एकल विद्यालय हमारे देश में है। मुझे नहीं मालूम था, मैं सोचती थी कि 60-70 हज़ार है, पर वो गिनती सामने उन्होंने ही बताई। सबसे अच्छा मॉडल है। आप क्यों मांगते हो कि ये चाहिए वो चाहिए, वो तो कहीं भी क्लास हो सकती है। देखिए कितने निष्ठा के साथ टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब हमारे सामने जो कुछ पर्दे भी होंगे पहले कि हाँ ये एक्ट है, ये मौलिक अधिकार है, ये सब वो हट रहे हैं, और हमें भी अब जो अपना आगे का रास्ता चुनना है कि हम किस तरह से शिक्षा को देखेंगे, किस तरह से हर बच्चे के हक को देखेंगे, उसको हमें भी और स्पष्ट रूप से देखना होगा कि कई तरह के जो मॉडल सामने आ रहे हैं, इनको वो कह रहे हैं कि बहुत ओपन मॉडल है, बच्चे ऑनलाइन कर लें, ये कर लें, यहाँ तक कि टीचर्स भी
जो टीचर्स का सेक्शन है और खासकर स्कूल टीचर्स, मुझे इतना रिग्रेसिव लगता है इस नीति का। और बल्कि जब मैं अभी अपने यूनिवर्सिटी के टीचर्स के कन्वेंशन में बात कर रही थी, जहां वो आपको मालूम है हर दूसरे दिन धरने पे हैं, जेएनयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, और क्या हालत हो रही है हमारी उच्च शिक्षा की, तो वहाँ भी आज जो टीचर्स हैं उनको मालूम है कि ये वही मॉडल आने वाला है जो बहुत डिटेल्स इसमें लिखे हैं कि टीचर्स की टीचिंग के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कैसे आके जाएंगे, और फिर कैसे वो प्रोबेशन पे रखे जाएंगे 3 साल, यूनिवर्सिटी के टीचर्स 5 साल, और फिर किस तरह से उनका वेतन तय करने के लिए क्या क्या किया जाएगा। तो ये बहुत डिटेल में दिया गया है, और ये अब हमें स्पष्ट है कि ये पूरा एक मैनेजमेंट का एक प्राइवेट मॉडल है, जिसके आधार पे आप किसी को कभी भी आप किसी को पक्की नौकरी नहीं देने के लिए रखेंगे, और रखेंगे तो उसको आप आप उनके अप्रेजल किस किस तरह से करेंगे उनको बाद में हटाने के लिए भी। तो ये हमारे सामने अब आ रहा है। तो इसके लिए हम तो अभी भी जिस तरह से अपनी आवाज़ उठाते रहे कि आरटी को ख़त्म किया जा रहा है, और बुरी तरह से इसको, तो इसमें उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है कि हम इसको पूरा लूजन कर देंगे, और फिर उसके तुरंत उस सेक्शन के तुरंत बाद सेक्शन 3.13 में वो कहते हैं हम आरटी को एक्सटेंड करेंगे। ये भी छलावा है। तो इस तरह से कहना कि हाँ हम आरटी को खोखला कर दें और फिर हम उसको एक्सटेंड करेंगे 3 साल से 18 साल, ये अपने आप में किसी की भी नज़र के सामने आए तो हमको मालूम है कि ये छलावा है। और हमें अब मालूम है कि 500 से जब 50 पेज किए तो वो भी वहाँ पहले कहा गया कि इट विल बी डन, एक्सटेंशन किया जाएगा 50 पेज में, क्या इसको उसका पुनर्विचार किया जाएगा, इट विल बी कंसिडर्ड, और अब मिनिस्ट्री ने कह दिया बहुत महंगा है, और साफ कहा इट्स टू कॉस्टली, तो इसलिए ये नहीं किया जाएगा। तो इसलिए कॉस्ट हो या मॉडल सामने हो कि उसको कैसे प्राइवेटाइज करना है, और वो मॉडल हमें दिख रहा है आज भी इस राज्य में, जहाँ की बहुत अपेक्षाएं रही हैं आम इंसान की, आम बच्चे की, आम आदमी पार्टी के नाम से जिसने ये राज्य चलाया है, वहाँ भी आज हमें दिख रहा है कि प्राइवेटाइजेशन किस तरह से हावी हो रहा है। टीचर्स की ट्रेनिंग एससीईआरटी नहीं करती। एससीईआरटी एक ऐप कहती है आप डाउनलोड करो, जो प्राइवेट ऐप है, और उस ऐप पे बिल्कुल फार्सिकल सा कुछ सवाल आते हैं, 2 मिनट का वीडियो आता है, आपको कहा जाता है टिक मार्क कीजिए और आपके फ़ोन पे सर्टिफिकेट आ जाता है। हमारे बेस्ट टीचर्स, हम जिनको सबसे अच्छे अपने एक्स एलमनाई मानते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से निकले हुए, हमारे टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकले हुए लोग, वो हमको ये बता रहे हैं कि क्या मजाक हो रहा है उनके साथ, और वो कई सालों से पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे अच्छे टीचर्स भी जो हमारे हैं, जो समझते हैं इन चीज़ों को, जो और हमको इस पॉलिसी में नहीं दिखता कि टीचर एजुकेशन के नाम पे कहाँ कुछ भी रखा गया है, ना कोई एलोकेशन दिख रहा हमको, और ना हमको दिख रहा है कि उसका कुछ विजन भी है कि टीचर एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। सिर्फ यह दिख रहा है कि उनको कैसे आप बांध के रखो, उनका टेस्टिंग कैसे करो, उनका अप्रेजल कैसे करो, उनको सैलरी पूरी मत दो, 5 तरह के डिफ्रेंशिएशन बना दो, और के कम्युनिटी सर्विस उनकी देखो। हम जानते हैं आज के माहौल में कम्युनिटी सर्विस किसको कहते हैं, वो देखी जाएगी आपकी सैलरी रखने से पहले, और लोग आपका जांच करेंगे, आपका तो ये आंकलन करेंगे। तो इसलिए इस माहौल में जब अब आज के हमारे बेस्ट लोग भी जो शिक्षा और शिक्षा तंत्र से जुड़े हैं, जब वो देख रहे हैं कि कैसे उनकी अपनी समझ, उनके काम करने का तरीका, उनकी पूरी जो बच्चों के प्रति निष्ठा है, उसको कैसे बिल्कुल स्ट्रैंगल किया जा रहा है, थ्रॉटल किया जा रहा है, तो ये पॉलिसी उसी दिशा में और ज़्यादा मजबूत तरीके से आगे बढ़ रही है। तो हमें इसलिए इसमें सवाल उठाने हैं, क्योंकि जो फाउंडेशनल लर्निंग का भी जो इन्होंने सबसे पहले ही जो रख दिया है, जो सबसे पहले जो चैप्टर रखा है कि इस पे हम बहुत फोकस करेंगे, आप उसको ध्यान से देखें तो वो क्या फाउंडेशनल, वो तो क्लियरली कह रहे हैं कि हम बच्चों को छांट दें, हर बच्चे को हम बहुत अच्छे टीचर देने की कहीं इसमें है ही नहीं, नाम ही नहीं है। उसको ट्यूटर मिलेगा, नेशनल ट्यूटर प्रोग्राम, जो एक बच्चा या बच्ची स्कूल की, उसको हफ्ते में 5 घंटे दूसरे बच्चों को पढ़ाना है। कभी किसी नेशनल पॉलिसी में ये पढ़ा है हमने कि बच्चे ही ट्यूशन करेंगे? ट्यूशन शब्द ही हम तो इसके बहुत खिलाफ हैं, मगर ट्यूटर बनाएंगे बच्चे को,
और किसको रिया, रेमेडियल इंस्ट्रक्शनल एड। तो जैसे आशा है, जैसे और है, वैसे रिया वो महिला उस गांव की जिसने मिनिमम स्कूलिंग किया है, 8वीं 10वीं बार जो भी वहाँ उपलब्ध है वो उसने किया है उसको। और ये पॉलिसी कह रही थी कि 10 साल का एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, 10 साल का नेशनल प्रोग्राम जिसमें रिया को एम्प्लॉय किया जाएगा। तो जब इस तरह की चीजें एक राष्ट्रीय पॉलिसी दस्तावेज में आती हैं, क्लियरली उसकी अपनी विजन क्या है और उसका कमिटमेंट, तो आप रिया को 700 रुपए दो या 500 रुपए दो, मतलब आप टीचर की परिकल्पना नहीं कर रहे हो। और सबसे जो वंचित बच्चे हैं उनके लिए, वो सबसे इलाके जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, किसी भी देश में हम देख लें, आज दुनिया में बहुत स्टडीज हैं, बहुत जानकारी है कि कौन से देश अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा दे पाते हैं। सबसे पहली बात वहाँ उस कमिटमेंट है कि जो वंचित इलाकों से आ रहे हैं या वंचित परिवारों से आ रहे हैं, उन बच्चों को सबसे ज्यादा आपको अटेंशन देना है, बेस्ट टीचर्स देना है। चाहे वो फिनलैंड हो, अभी मैं हाल में कुछ महीने पहले वहां थी, तो जो इमिग्रेंट बच्चे थे कहीं से भी, अफगानिस्तान से, ग्वाटेमाला से, कहीं से भी, उनको उस स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल के बेस्ट टीचर्स मिल रहे थे अलग से। तो ये तो कोई ऐसी कोई बहुत गूढ़ सिद्धांत नहीं है। ये शिक्षा हमको शिक्षा का बेसिक सिद्धांत बताता है कि जिसको जरूरत है न्यायपूर्वक उसको क्या मिलना चाहिए, किस तरह की शिक्षा, क्या माहौल और किस तरह का एक माहौल मिलना चाहिए उसको। ओपन स्कूल नहीं मिलना चाहिए उसको, कैसा एक लर्निंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। ये शिक्षा नीति स्पष्ट कहती है कि इनपुट्स की बात ना करें, आउटकम्स की बात करें। इनपुट्स बहुत ज्यादा हैं इनके हिसाब से, और आउटकम्स को अब बात करें तो वो आउटकम्स कहाँ से आने वाले हैं, और वो आउटकम्स क्या है। टेस्टिंग करें, टेस्टिंग कैसे करें, कंप्यूटर से अडेप्टिव टेस्टिंग करें, सबसे खतरनाक चीज। तो ये और स्पष्ट कह रहे हैं कि पिछले अगले 2-3 साल में प्राइमरी की टेस्टिंग भी अडेप्टिव टेस्टिंग होगी। तो पूरा जो माहौल है, चाहे वो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल है, चाहे वो किस तरह से सर्वेलेंस का इस्तेमाल है टीचर्स के लिए, सीसीटीवीज, और वही चीज पेरेंट्स के फोन पे, ये पूरा माहौल बिल्कुल ऐसा माहौल है कि ये कुंठित कर देगा किसी भी शिक्षा की, जो भी एक माहौल जो चाहिए आपको, शिक्षा का माहौल, टीचर हो या बच्चे हो या वो जगह हो। और केवल प्राइवेट, चाहे वो कंप्यूटर्स की इंडस्ट्री है, चाहे वो टीवीज की इंडस्ट्री है, चाहे वो और एप्स की इंडस्ट्री है, सिर्फ उसको बढ़ावा देना हमको ये दिख रहा है इसमें। तो साथियों, हमें ये देखना है कि अब जब स्पष्ट हो गया, अब तो कोई ऐसा रहा भी नहीं कि कहीं भी गुंजाइश दिख रही है। इस स्पष्ट माहौल में हम इन अधिकारों के एक समझ को लेकर, बच्चों के अधिकार को लेकर, और आज अपने आसपास देख रहे हैं, हम सब यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो इस माहौल में हम आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, और फंडिंग की मांग हमारी और दोहरी और ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो रही है, क्योंकि उसके बिना ये कहना कि स्कूल कॉम्प्लेक्स बना देंगे, अब स्कूल की भी जरूरत नहीं है। 17,000 स्कूल राजस्थान में बंद कर दिए। पॉलिसी वही कहती है कि कॉम्प्लेक्स में टीचर दिया जाएगा, स्कूल में नहीं, उसका रिक्रूटमेंट कॉम्प्लेक्स में होगा। तो अब शेयरिंग करो, तो टीचर्स का क्या हाल होने वाला है। और एक स्कूल कहीं 15 किलोमीटर में, क्योंकि ये यही कह रही है, कॉलेज को कम से कम 3,000 बच्चों का होना चाहिए, स्टूडेंट्स का होना चाहिए, यूनिवर्सिटी को हजारों की संख्या में होना चाहिए। तो ये जो कंसोलिडेशन है, इसमें कौन पिसने वाला है, बहुत स्पष्ट है। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रोफेसर गीता नंबीसन से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार। Yeah, and thank you, Anita. I will speak in English because she gave a very good presentation, and she has sort of covered a lot of the, sort of discussion around. I read part of the 400-page thing, not the 50-page, and I think I'll try and say a few other things that much of what Anita has said is also something which is very clear. I think what is very clear when you read this is that there is a learning crisis. It's something which is, the whole nation has to realize that there is a massive learning crisis, and we have to have a mission for it. Now, what is the sign of the learning crisis? Low learner outcomes. What is the sign of success out of the learning crisis? High learner outcomes. So I think this is, and the section of the population which is disadvantaged, they have evolved a new term, and that is called
underrepresented groups. It's a very conceptually, we don't know what that is. I mean, who is underrepresented, I don't know. So this is the kind of, and so this is the thing, as soon as you read the policy, you are sure that something terrible is going on. You will find they never talk about education. And that comes back to that, it's basically learning, 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 learning. And as we all know, learning is an individual thing. You can learn here, you can learn there, you can learn in front of a computer, but education is something which is institutional. It is linked to social relationships, teacher and taught, and a whole range of experiences. So we have to bring the discourse back to education. Now, as Anita said, everything is very simplistically multiple models, multiple pathways, multiple this, multiple that, flexibility, individual learners, and all that. And that is something which is quite striking in a sense. And as she says, this tutor program, and we know what tutoring is, there's a huge business. It is apparently one of the largest business, expanding business into which multinational corporates are coming into India for the tutoring business. Pearson has just bought the Tutor Vista in Bangalore that's a tutoring company. So it is really going to get good money. And though initially they say it's voluntary and all that, it's quite likely that this will be taken up by whoever can really come into it. Monitoring, tracking, testing repeatedly, testing in individual schools, census testing, third, fifth, which means that at the state level, at the national level, you will rank, you will shame, you will do all this. All this because we are anyway entering PISA next year. So we have to also do well in the PISA test. PISA is now, Pearson has got the tender for PISA. It's a huge business world over. And here we are also going to become part of it. So I think this is the larger kind of scenario that we have to look at. She says, though they say that teachers, taking from the Verma Committee report, 95% are private teacher education institutions of poor quality. Will they give the resources to set up teacher education institutions? No. They are using the testing mechanism to select the best teacher. The best teacher through the teacher eligibility test and the national testing agency. You will then get the right teacher. A lot of modules, now this is all things that the market will bring. Modules even for school readiness of children in class 1. And of course, there are, and what is, so if you look, so that is one. And I think, you all wanted me to say something about equity. Now, how is equity? It's basically, they are saying, yes, that we need equitable education, etc. But it's basically that learner outcomes are equalized across all gender and social categories. That is equity as far as this is concerned. And this is the new category of underrepresented groups, SC, ST, OBC, migrants, transgender, the whole thing. And very interestingly, they have decided to set up special educational zone, SEZ, which you know SEZs are. So special educational zones and the local, the advocacy for private also wanted special educational zones where there is no regulation at all. But they are saying, let's have special educational zones for equitable education disadvantage. Now, this just doesn't make sense. Now, the fact that whether you take Dalits, you take Adivasis, you take Muslims today, there are structural aspects of inequality. There is a society which is becoming increasingly communalized. How are you going to make things different, primarily with learner outcomes and testing, is something that is very... so in a sense, what I feel is that the NEP does not contextualize, one, the larger crisis in economy, society, communalization, and what this should mean for an education policy. In fact, for citizenship, normally you could say that education, building citizenship, now that itself is now a serious question. So how do we look at this education policy? Discrimination, marginalities, now none of this. It's also not located within the reality of schooling, the changing schooling landscape, market forces, privatization, the whole coming in of low-cost education and teachers on contract. Now, this context of society and education is not really looked at.
So this is now what I thought. I'll very briefly, though it's partly touched because Anita's really touched on everything, on many things, is that when I was reading this, I realized that, listen, this is the same discourse that there was since the last decade and a half in the low cost or so-called low fee advocacy and business. So from 2005, the discourses that you're finding in the new education policy is something that was emerging from that time itself, whether you take learner outcomes, standardization, testing, and all that. Also, what you have since 2005 and a little earlier is the advocacy of what is good education, especially for the poor and marginalized, right? Now, that advocacy has built a common sense. And everybody seems to see, except for this small minority, feels that, yeah, that may be a good thing. I mean, if you get the private sector, if you get, and maybe with managerial models, etc. So I think it's important that this discourse has started from the early 2000, in fact, a little earlier itself. And today, as you come to 2016, 17, 20 minutes, when you come to the next end of it, we have what is called the global education industry. I mean, if you are looking at the current research, in 2016, you had this book called The Global Education Industry, where at the global level, there are these private corporates and international organizations who actually are looking at education as a business. And they're also building advocacy, discourses, and practices. And a key strand is education for the poor. And that is what we are also going to be affected by. So we have to be clear that there is powerful advocacy for this, both for provisioning of these low-cost kind of education and for a market, for what they are now called affordable learning. Now, affordable learning is also part of that discourse that's also incorporated, where you will provide services. So a lot of the things that Anita is saying, like for instance, you need technology, you need digital, you need all this online testing, is all that market which is developing from the last 2 decades. There are also platforms, global platforms. You have the Global Education Industry Summits in 2017, 18, and 16, I think. And they found who are supporting this. You have Gates Foundation, Clinton Foundation, Michael Susandel, Omdiyar, Google. These are powerful, including in UNESCO. I mean, these are these are the organizations who are building this at a global level and at the national level also, and they're pushing for digital technology. So this is the larger context in which there is a focus on, not on education, but on learning and the individual learner, competitive individual learner, and learning outcomes. Because even if whoever is investing, you take the Dell Foundation, look at their website, they will invest where learner outcomes are high. So learner outcomes are the indicators for investment. Hence the focus on learner outcomes. And what is also important is these are the same people who are coming into policy, and that is called privatization of policy also. They're all there in the policy making kind of thing, which is why probably you have all this in this policy document. And we have research as very critical to sort of legitimize this. And you have a number of studies, teacher absenteeism, teacher incentives, vouchers, all in India using, the methodology for which the Nobel Prize has been won, the randomized controlled trials. This is called the gold standard, and here, they show that these are the innovations, and you will find that in the policy, they will be testing, piloting new innovations, and they will be telling you what is efficacious and what is good. So I think it's important to see that there are some larger kind of forces that are coming. So along with that is the rhetoric of equality and equitable education. That is, your learner outcomes will become much better. So you have this regular adaptive assessment, which is what Pearson does. I mean, you go on through algorithms, the program will is supposed to be personalized. So individual children, you will be paying for it. You will be seeing how well you are tested, how your scores go up. In fact, they say all aspects of the curriculum, sports, science, language, ethics,
you'll have learner outcomes in all to realize your potential, etc., etc. Various technological interventions will be made to teachers, as she said, computers, tablets, smart. This is the market that is also growing as far as that. And teachers may actually be not asked to do midday meals, but they will be piloting, they will be testing, they will be making these tutors or whatever it is. So their time which went into administration will go into this now, I feel. So this is the kind of thing, and equity is through tracking. Again, you'll need technology for tracking, etc. So I think the important thing is, as Anita said, is it's very clearly said that the RT Act is too constricted and it has to be deregulated, which is what the private sector is asking for, that regulations are too strict in the RTE, and this is which has stopped many of these low-cost schools. They don't call themselves schools, they call themselves academies. Now they will come and call themselves schools, and they will run these schools. So, and it's very clearly said, philanthropic public-private partnerships. All these Google and company have philanthropic foundations along with them. So they come in as the foundations, they get into these new whatever teaching, learning methods, and then you buy the stuff that they sell through their company. So, I mean, that's the way it's going on. So I think this is something which I think we have to know that this is much more powerful than we can think as far as this is concerned. And I have a little more, but I won't go into it. But so even when you're calling out early childhood education, which is highlighted, this is the unregulated sector. How are you going to regulate? There is nothing about regulation. And teacher development is also coming into this affordable learning market. McKinsey has this, I think, or Teach for India, it's called CENTA, Center for Teacher Accreditation, where you pay, you go into some teacher Olympiads, you pay some money and you get a certificate. So I think this is also coming, and it'll come into in-service. Now, very briefly in terms of, now this is the market and the private sector, but I think the larger thrust is to enter government schools, because really you have millions of 1.2 or whatever is the number of at the primary level, which cater, large numbers catering to very poor sections, all marginalized groups. You find that they have been now invited since early 2000 to enter the government schools, public-private partnerships. Schools have been given over to Bharati Foundation and various other foundations, School Excellence Program. There's not a single study that says that these have been successful. The School Excellence Program, McKinsey's in Mumbai, actually has been stopped because they could not get those learning outcomes. There is another, now you have global platforms, and so something called STIR, Students and Teachers Innovating for Results, which has come apparently into Delhi schools, UP schools, etc., where they say that the teacher is very important, but it's basically intrinsic teacher motivation, and they will try to motivate the teachers for as little as $70 per teacher per year, or $2 per child per year. Now, who is behind this? The same Google and company, they're all behind these, thing. And apparently, STIR has public-private partnerships with people across India. Teach for India, again, is inside the schools. They are bringing managerialism, the whole questions of the market into schools. There is no commitment to teaching. In 2 years, these students will go. So you will, deprofessionalize. Then careers as teachers will also be affected. In Delhi, you have the ARK in that SDMC school saying that, yeah, we are going to be, again, outcomes, accountability for outcomes. Bridge International Academy, which is actually in Kenya, the court has stopped them. Chandrababu Naidu has invited them into Andhra Pradesh, into the schools in Andhra Pradesh. Now, these are powerful market organizations, but the Indian state has invited them. So we cannot, we also have to be very clear that we are opening up, hollowing out for these groups to come inside, and these are schools where the most disadvantaged groups are. And how do you address issues of equality, equity, and so on, where you're talking about structures of, say, untouchability, or of how we are marginalizing Adivasi community, stigma that Muslims are facing. How do you address it if you are going to have this kind of a policy? And what the
the national education policy is really going to bring in more of the same. The whole idea of learning, and as BST says, learnification, reduces education to nothing, just to some very narrow kind of, it's not even a process. Similarly, the idea of, education which has to have a public purpose, which has to have the idea of democracy, mobility, and of individual development. Now, this is not being talked about at all. So I think there are very serious implications to the very purpose of education. For these marginalized groups, we are talking about organic intellectuals. How will they develop? They are not going to go beyond primary school. I mean, how will they come to the university, which is again becoming so difficult for these groups to enter? So I feel that we need to look again, we need to look at research, because it is research that has actually built this common sense that the private is very good. There's a lot of research saying that the private interventions do not work. But in India, we are not really even questioning some of this research. And I think the idea when you're talking public education, that public is being privatized. So we have to rethink that when we say public, 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 what is that public? And be very clear that it is a privatized public. So we have to be clear about what really we are looking at. And I think we need research to critique studies like teacher absenteeism, which actually, all of that really, there are serious methodological problem. And we need research and advocacy for public education and the right to education for children. Thank you. Thank you. Professor Rampal and Professor Nambishan have already said many things, so I will not repeat all of them. जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, पहले तो हमारे सामने रखा करीब 500 पेज की पॉलिसी की डॉक्यूमेंट रखा, इसके बाद अभी 55 पेज की आपके सामने रखा है। बस ऐसा कोई गारंटी नहीं वो होने वाला है। ऑलरेडी मैंने सुना कि इसको बदल दिया है, ये 55 पेज भी अभी ये 60 पेज हो गई है। पता नहीं निकलते निकलते और क्या होगा पता नहीं है हमें। तो हमारे देश में ऐसा हो गया है कि कुछ दिखता है हमें, लेकिन जो पकता है वो अलग है, जो दिखता है अलग है। तो जो दिखता है सुनाई देता है वो तो अच्छा लगता है हमारे खान के लिए, लेकिन वो पकेंगे वो तो अलग होगा, आपके दिखेगा नहीं। ये हो गया है अभी पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही है, हमारी एजुकेशन में भी यही हो रहा है आजकल। क्योंकि जो पॉलिसी जो 55 पेज की निकला है, इसको आप पढ़े बहुत कुछ अच्छा लगता है। वैसे तो मैं 2-3 पढ़ के सुनाता हूँ, आप कोई भी आप इसको खराब नहीं कर सकते हैं। The new education policy must provide to all students, irrespective of their place of residence, a quality education system with special focus on historically marginalized, disadvantaged, and underrepresented groups. Education is a great leveler and is the best tool for achieving economic, social mobility, inclusion, and equality. इसमें कोई can we find anything wrong in this? Nothing. It's excellent. लेकिन अंदर आप देखें, just opposite is being done. आपको दिखेगा नहीं। तो जो इसमें कोई ये नहीं कहा कि किस तरफ से हम लेवलर हो गई है। आज तो हम सभी जानते हैं, तो एजुकेशन इटसेल्फ हैज़ बिकम ए डिवाइडर। हम सब जानते हैं, क्योंकि एजुकेशन को तो रिलीजन, कास्ट, क्लास इसमें डिवाइड कर दिया है, जो सबके लिए अलग अलग तरीके का स्कूल दे रहे हैं। लेकिन इसको कैसे बदलना चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाना चाहिए, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। लेकिन ये जो लिखा है तो पढ़ के तो आप सोचेंगे कि बहुत अच्छा लिखा है। This is exactly what is happening. दूसरी एक मैं पढ़ना चाहता हूँ। The new education policy must help recruit the very best and brightest to enter the teaching profession at all levels by ensuring teachers their livelihood, respect, dignity, and autonomy, while also installing in the system basic methods of quality control and accountability. बहुत अच्छा लगता है अभी इसमें क्या what can we find wrong in this? Nothing is wrong in this. लेकिन जो करना क्या चाहते हैं टीचर के बारे में आप थोड़ा डिटेल से अभी हमने सुना क्या करना चाहते हैं, वो तो तभी लगता है कि ये तो टीचर प्रोफेशन को तो they are killing the teaching profession, really speaking. If what is inside, if you see that. This has become the hallmark of this policy document, that you say very nice things, but you don't do any of those things. अंदर जो छुपा हुआ है वो सब इसके अगेंस्ट है। तो हमें इसको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए,
खोल के देखना चाहिए। वो पर्स ऊपर ऊपर से पढ़ने से लगता है कि बहुत अच्छा है, 50 पेज में तो बहुत अच्छे ही लिखते हैं वैसे तो, लेकिन इसमें छिपा हुआ है जो है इसको ठीक से देखना चाहिए। ऐसा बहुत कुछ है। और आरटीई के बारे में लिखते हैं, देखिए आरटीई के बारे में, सिंस द आरटीई एक्ट 2009 from 2009 it has been the statutory linchpin for school regulation and governance for the past decade. बहुत अच्छा कहा है, लेकिन इसके बाद में कहते हैं it will be reviewed and appropriate amendments will be made. तो आरटीई इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू नहीं करेंगे, आरटीई को रिव्यू करेंगे। आपको पढ़ने से लगता है कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन करना क्या चाहते हैं, इसका अपोजिट करना चाहते हैं। हमें इसको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, कहाँ कहाँ छिपा हुआ है ये सभी चीज़। वो हमें पढ़ने से दिखाई नहीं देता है, लेकिन छिपा हुआ है कि जो हो रहा है। मैं इसलिए इनिशियली ये सभी कहा क्योंकि मुझे लगता है कि आज जो परिस्थिति है एजुकेशन में, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के बारे में नहीं, सिर्फ स्कूल एजुकेशन के बारे में नहीं, पूरा एजुकेशन सिस्टम का क्या हो रहा है, एक तरफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो हम अभी तक सोच रहे थे कि पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, इसको इट इज़ गेटिंग मार्फ्ड। वो इतना धीरे धीरे चल रहा है, हमें पता भी नहीं चलता है, ऐसा हो रहा है। इट्स लाइक ए स्लो डेथ दैट इज हैपनिंग, सो यू डोंट रियलाइज दैट यू आर डाइंग। तो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम ग्रेजुअली, क्यों मैं कह रहा हूँ कि अभी तक ऐसा नहीं है कि पहले तो बहुत अच्छा हो गया एजुकेशन का। हाँ, 70 साल से तो हम तो लड़ रहे हैं एजुकेशन के बारे में। हम जानते हैं कि एजुकेशन के लिए जो इम्पोर्टेंस होना चाहिए वो मिला ही नहीं हमारे देश में, आज नहीं, पहले से नहीं मिला। लेकिन हमारा नैरेटिव क्या था, हमारा डिस्कोर्स ये था कि किस तरफ से इसका फाइनेंसिंग बढ़ाएं, किस तरफ से इसको इम्प्रूव करें, किस तरफ से पब्लिक एजुकेशन को मजबूत करें, इसके बारे में था। लेकिन आज पॉलिसी को आप अंदर देखें तो इसको किस तरह से बंद करें, किस तरह से इसको हैंडओवर कर दें, ये दूसरा ही अलग की डिस्कोर्स चल रहा है आज। पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, ये जो रेलवेज में हो रहा है कि 100 लाइन्स हैव बीन हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट ऑलरेडी टू रन। हमें पता भी नहीं, तो लोगों को पता भी नहीं होगा कि सुनेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो इतना छोटा सा लाइन आता है कि 100 लाइन्स इन रेलवेज हैज ऑलरेडी बीन हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट टू रन, विच वाज ऑल रन बाय द गवर्नमेंट। सो जैसा यहाँ भी हो रहा है एजुकेशन में भी। हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी साल पहले ही ले लिया कि बोस्टन कंसल्टिंग विल डिसाइड व्हाट टू हैपन, और नीति आयोग और झारखंड और उड़ीसा गवर्नमेंट, इन लोगों ने ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट किया बोस्टन कंसल्टिंग के साथ। तो स्कूल एजुकेशन को किस तरफ को ट्रांसफॉर्म करें, एक्सपर्ट्स के साथ नहीं है, हमारे लोगों के साथ नहीं है, दूसरे इंडियंस का नहीं है। बोस्टन कंसल्टिंग, वो जिसको लाएंगे वो लाएंगे। तो बोस्टन कंसल्टिंग विल ट्रांसफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन, ब्रिंग क्वालिटी एजुकेशन इन उड़ीसा एंड झारखंड। ये तो साइन किया है, ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट किया है इनके साथ। तो क्वाइटली क्या हो रहा है कि जो अंदर अंदर से जो हो रहा है, इसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देयर इज ए स्लो डेथ ऑफ द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम एट ऑल लेवल्स। ये सिर्फ स्कूल की नहीं है, कॉलेज का बहुत सारा हो गया है ऑलरेडी, यूनिवर्सिटी लेवल का। तो क्योंकि आज ऐसा है कि जो हायर एजुकेशन इज एक्सपैंडिंग वेरी फास्ट, एनरोलमेंट तो इतना बढ़ रहा है, कभी भी नहीं हुआ था इतना बढ़ रहा है। लेकिन इसमें 70% एनरोलमेंट जो बढ़ रहा है वो सभी प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस, प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस जो कभी खुलता है कभी खुलता भी नहीं है। वो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, तो काफ़ी कॉलेज ऐसा है कि एक बार दिवाली में खुलता है, एक बार होली में खुलता है, क्योंकि एडमिशन के लिए दिवाली में और होली में एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए ऐसा बोलते हैं। ऐसा वाला कॉलेजेस में है 60-70%। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ स्कूल का नहीं है, स्कूल में तो थोड़ा धीरे से चल रहा है, कॉलेज में तो और भी आगे बढ़ गया है, यूनिवर्सिटी लेवल में तो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इन दिस कंट्री इज कोलैप्सिंग। And what this national policy education is doing is quietly inside they have inserted many things which will actually reshape the whole public education into a more of a private enterprise. So ये हमारे एजुकेशन को जो हो रहा है वो तो हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। मैं इसका 3-4 उदाहरण देना चाहता हूँ कि पॉलिसी में क्या कहा है। I will take only 3 or 4 points I want to make.
एक तो पहली एक है कि फाइनेंसिंग के तो कुछ कहानी मेन डॉक्यूमेंट में, लेकिन अडेंडम में इन द बिग वन दैट इफ यू सी देयर इज अ चैप्टर ऑन फाइनेंस एंड देयर इज ओनली स्मॉल रेफरेंस टू फाइनेंसिंग इन द 55 पेज डॉक्यूमेंट. इसमें क्या किया है, एक्चुअली वेरी क्वाइटली दे हैव एक्चुअली इक्वेटेड चैरिटी विथ प्राइवेट. दे हैव कंबाइंड. I don't know what it means by saying private philanthropic. What is private philanthropic? I do not understand. It's only public spirited private philanthropic. It's like a failed BA, you know. I don't understand. If you have failed, you have not passed BA, but you have to still say you have BA. So it is like that. That the public spirited private philanthropic. This is a very strange kind of a situation that they are trying to say, which is actually saying that private is as good as us. Don't bother about them, let them do everything. We have a methodology in India that, you know, first you starve the public, then you slam, criticize that ये तो बहुत खराब है, अब बाद में इसको hand over कर दो private को. And this is what we are trying to really do. So this definition that they have given of public spirited private philanthropic is actually an invitation that take us over. You do what we are doing. This is a very strange thing. I don't think in financing there is anything like public spirited private philanthropy. I don't know what it means in public financing. I cannot understand that. Anyway, there is a separate session. I hope you will discuss more about public financing in that. But I want you to really refer to it in that session. There are three other areas which actually they have opened up, which was not there earlier in this policy document. एक तो टेक्स्ट बुक के बारे में आपने पढ़ा होगा, मेन टाइटल है नेशनल टेक्स्ट बुक्स विथ लोकल फ्लेवर. That's what they say. Now, this is a very surreptitious way of centralization. If you centralize, then you can really hand over. If there are 100 stakeholders, then you have to control too many. But if you centralize, there is only one that you can do. So, because if you read the details that are given, ये जो टेक्स्ट बुक के बारे में लिखा है, इसमें लिखा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन में. आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, नहीं पता नहीं मुझे, आप ठीक से पढ़ो इसको. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे. नो, आई अंडरस्टैंड. एक्चुअली देयर आर मेनी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हु मे बी वेरी क्रिएटिव. वी शुड टेक देयर हेल्प. दैट इज व्हाट SCRTs आर सपोज टू डू. रियली ब्रिंग creative people into the fold of textbook preparation. That is what NCERT should do, bring them and to what they're doing. But when you say public-private partnership, it is a different kind of a thing that we are talking about. It is hand over surreptitiously. It's like Boston Consulting will do. Pearson will produce. Tomorrow, Pearson, who are the largest producers of textbooks in the world and who are also the largest testing agency in the world, they are the largest certifying agency other than state boards in the world, in fact. And they will become the textbook preparation agency in India. This is the very surreptitious way that is happening. This is already there. We should really carefully read this. This is one area which was not there earlier, which is being opened up now. And state governments, I don't know how they think about it, because we have already reduced the involvement of the state SCRTs, क्योंकि NCERT तो इतना काम करती है और नेशनल टेक्स्ट बुक NCERT को ट्रांसलेट करके अपने राज्य में सभी चालू करते हैं, तो अपना जो कैपेबिलिटी था टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन का वो सभी खत्म हो रहा है स्टेट लेवल में. दिस इज व्हाट इज ऑलरेडी हैपनिंग. तो अभी इजी हो जाएगा पियर्सन को वहाँ आने के लिए. दूसरी एक एरिया है कि जो ऑलरेडी बताया कि लर्निंग, ये जो बूथ क्रिएट करना चाहते हैं, ये तो बूथ कहता हूँ इसको तो, क्योंकि सच में तो कुछ पता नहीं है. पूरा दुनिया में ये बूथ क्रिएट हो रहा है कि इसको कर रहे हैं कि ये लर्निंग तो पूरा ख़त्म हो गया, हमें कुछ बहुत बड़ा काम करना चाहिए. ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, पूरा दुनिया में ये हो रहा है. तो हमारा देश में तो ये पीसा का इसीलिए लेकर आया अभी. पीसा पहले अवतार यहाँ आया हुआ था इंडिया में भी, थोड़ी साल पहले पीसा का टेस्टिंग कराया था यहाँ भी. पीसा आप जानते हैं, जो इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है, तो इसके बारे में. तो इंडिया आल्सो पार्टिसिपेटेड अर्लियर एंड टू स्टेट्स वर इन्वॉल्व इन इट थोड़ी साल पहले.
2009-10 में किया था इसको, और हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को टेस्टिंग के लिए अलो किया था। लेकिन पिज़्ज़ा में पार्टिसिपेट करने के लिए तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, तो इट्स वी हैव टू रियली पे वेरी हैवीली फॉर डूइंग दिस। हम मुफ्त में नहीं करते हैं। अभी इंडिया गवर्नमेंट ने एग्री कर दिया इनको जाने के लिए। जब भी तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में कराया था, इसका क्या नतीजा निकला? एक तो ऐसा है कि हम एनसीईआरटी में थे तभी, इसीलिए मैं जानता हूँ पर्सनली। तो इसका जो सभी टेस्टिंग हुआ, इसका पूरा स्क्रिप्ट ये सभी तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, बिकॉज द ऑस्ट्रेलियन काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था सभी करने के लिए, वो वहाँ चले गए। हमें क्या मिला यहाँ? वो टैबुलेटेड डेटा, रॉ डेटा नहीं मिला। रॉ डेटा हमें मिला ही नहीं। वो टैबुलेशन करके टेबल्स बना के दे दिया हमें, और आप वो इंटरप्रिटेशन भी दे दिया। आप इसको बदलने का होता है, इंटरप्रिटेशन आप करो, इतना ही हमें। और एनसीईआरटी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द होल थिंग, बट इट वाज सपोज टू बी द की एजेंसी इन इंडिया। एंड और वो टेबल में क्या लिखा था? सो इट ओनली सेड दैट ऑफ ऑल द दुनिया में जो भी जहाँ भी हुआ था, इसमें सबसे नीचे है इंडिया। ये वो बताने के लिए हमने पैसा दिया इनको। आप सबसे खराब है कहने, सर्टिफिकेट लेने के लिए इनको पैसा दिया था। तो अभी फिर से हो रहा है ये लर्निंग ऐसी है कि, क्योंकि जो अभी कहा ना कि एक लर्निंग टेस्टिंग इंडस्ट्री है दुनिया में, वो सब जगह में है, और वहाँ भी वो, और डेवलप्ड कंट्रीज में भी हो रहा है, वो लोग पैसा बना रहे हैं। लेकिन यहाँ भी यही हो रहा है। अभी तो डेवलपिंग कंट्रीज में भी आ रहे हैं, यहाँ से भी पैसा लेके। इनको कोई इंडिया को लेके क्या करने का है? दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और दैट टू इन वेयर जो स्टेट है तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, हम हमेशा सोचते थे कि वो बहुत अच्छे स्टेट्स है, और इन लोगों ने कहा कि वो सबसे बुरा स्टेट है। तो पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग। अभी हम सोचते हैं, हमारा सोच ऐसा हो गया है कि वो पिज़्ज़ा में भेज देंगे, लेकिन पिज़्ज़ा में भेजने के पहले इनको सभी तैयारी कर देंगे। जो आईआईटी के टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं ना, आईआईटी जी शुरू कर देंगे, पिज़्ज़ा जी शुरू कर देंगे हम, और हम ऊपर चढ़ जाएंगे दुनिया में। ये क्या सोच है हमारा? क्या हो रहा है? ये दिस इज द वे प्राइवेट एंटर्स आवर सिस्टम। और हम इतना ही नहीं, और इसमें यह भी लिखा है कि जो सबसे अच्छे हैं इसके लिए ओलंपियाड करेंगे। ओलंपियाड कौन कंडक्ट करते हैं? प्राइवेट लोग कंडक्ट करते हैं, प्राइवेट एजेंसी कंडक्ट करती है ओलंपियाड। इसके लिए पैसा देते हैं। आज भी हो रहा है ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड और सभी ओलंपियाड होती है। इसके लिए पैसा देना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है। बाद में वो लोग टेस्ट करके आपको कहेंगे आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, क्या है। ये स्कूल का कोई रोल नहीं है इसमें, और स्कूल इसके लिए तैयारी करेंगे, अपने पढ़ाने के लिए नहीं। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज वे प्राइवेट इज एंटरिंग इन अ वेरी बिग वे। दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल। लर्निंग आउटकम सेंट्रिक एजुकेशन, इफ यू स्टार्ट डूइंग इट डायरेक्टली एंटर्स द होल थिंग। बिसाइड्स जो आप ऑलरेडी कहा कि इट इज़ अ वेरी रिडक्शनिस्ट अप्रोच दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एजुकेशन इज मच लार्जर दैन लर्निंग। और तीसरी एरिया है कि रेगुलेशन। सब कुछ के लिए हमारा इस पॉलिसी में क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट पॉलिसी शुड रियली एसेंशियली टू ए ग्रेट एक्सटेंट फोकस्ड ऑन रिफॉर्म्स इन मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम। यहाँ तो कोई मैनेजमेंट रिफॉर्म्स का बताया नहीं ठीक से। सिर्फ दो ही चीज़ है मैनेजमेंट रिफॉर्म्स का, एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म का। एक है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स लाएंगे, दूसरा लिखा है कि रेगुलेटरी बॉडीज़ को क्रिएट करेंगे। व्हाट इज़ आवर एक्सपीरियंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज़ इन दिस कंट्री? We have two big regulatory bodies. One is the AICTE, another is the NCTE. What is our experience? They are the most corrupt organizations. AICTE chairman और इनको तो जेल में रखा था, और NCTE इसको तो डिसमिस किया। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस कंट्री। हम स्कूल लेवल में सब जगह में रेगुलेटरी बॉडीज को लाना चाहते हैं। स्कूल को काम नहीं करने का, रेगुलेशन को ज़्यादा लाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, दे विल अलाउ फॉर मल्टीपल रेगुलेटर्स टू ऑपरेट। आप ठीक से पढ़ने से हायर एजुकेशन में बताया है कि मल्टीपल रेगुलेटर्स विल बी देयर। There is a super regulatory body which will decide in terms of the guidelines for regulation, and the regulation will be done by various kinds of bodies.
दिस इज व्हाट इज सेड. दूसरा एक सब नैरेटिव है कि बोर्ड्स ऑफ असेसमेंट, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है कि नहीं. बोर्ड्स ऑफ असेसमेंट वुड बी द मेजर बॉडी विच विल डिटरमिन ऑल एग्जाम्स. द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल बोर्ड्स ऑफ असेसमेंट विल बी देयर. और इसमें एक लाइन ये भी लिखा है कि देयर कैन बी आल्सो प्राइवेट असेसमेंट बोर्ड्स. इन अदर वर्ड्स, नाउ एक्चुअली हमारे देश में सिर्फ केंद्रीय CBSE है और ICS जो है वो ही एक ही प्राइवेट बोर्ड है. वैसे तो the whole country has only one private board, that is the ICSE, and otherwise all are government boards. State level boards जो है और secondary boards and central board of secondary education. अभी ये खोलना चाहते हैं इसको. There can be, even in the state level, there can be multiple boards and there can be private boards of assessment. अब ठीक से पढ़ो, इसमें लिखा है. So this is so what we are doing is that in this policy we are opening up on areas, on textbook, on regulation, on learning assessment, on boards of assessment. ये सब जगह में प्राइवेट को लाना चाहते हैं. इट इज़ वेरी क्लियरली रिटन. वही आई रेड द फर्स्ट वन इज दैट जब भी हम पढ़ते हैं शुरू में जो लिखा है बिगिनिंग में, वो पढ़ने से लगता है कि बहुत अच्छा है लिखा है, लेकिन अंदर जो लिखा है आप थोड़ा ध्यान से अंदर झांक के देखें तभी पता चलता है कि ये पूरा अप्रोच ये है कि पब्लिक सिस्टम को ख़त्म करो, प्राइवेट को आगे बढ़ाओ. सिर्फ स्कूल चलाने की बात नहीं है. हम तो हमेशा प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल खोल दिया, प्राइवेट स्कूल खोल दिया. प्राइवेट स्कूल की बात नहीं है, सिस्टम की बात है आज. इट इज़ नॉट जस्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स, स्कूल मैनेजमेंट. इट इज़ द सिस्टम इटसेल्फ इज बीइंग इरोडेड with allowing private entry people to come. नहीं, लेकिन मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि how do we really tackle this? How do we really tackle this? हम तो RTE के बारे में इतना अभी 10 साल से बोल रहे हैं हम. इसका नतीजा क्या निकला है? गवर्नमेंट कहती कि इस RTE को तो बंद कर दो, RTE खराब है. नीति आयोग ने लिखा है RTE has done damage to this education system. सीधा लिखा है RTE has damaged. और पॉलिसी में भी लिखा है, यही लिखा है पॉलिसी स्टेट में भी. So what we are doing, 10 years we are fighting for it, and government today says that we will close down the RTE. We don't care what RTE says. We will change that also. We will amend that also. We will not implement. तो but we cannot give up. Some government comes and says that doesn't mean that we should give up. हमें तो लड़ना चाहिए RTE के बारे में. ये जो इसको लड़ने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो इरोजन जो हो रहा है पब्लिक सिस्टम में, इसको बंद करना चाहिए. ये सिर्फ RTE इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं है, ये पूरा सिस्टम पब्लिक सिस्टम को इरोड हो रहा है, अंदर से खा रहा है वो. इसको बंद करना चाहिए. ये सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं है. आज जो हो रहा है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है, हायर एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में, सब लेवल में हो रहा है. तो मैं तो मानता हूँ कि RTE को बचाने के लिए सिर्फ RTE की बात मंत्र बोलने से नहीं चलता है. हमें तो लार्जर एरिया में हमें साथ में लड़ना चाहिए, और हमारे साथियों होना चाहिए. सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन को जो डील करते हैं वो साथी नहीं होना चाहिए, दूसरे लेवल में जो करते हैं इनको भी हमारे साथ जोड़ना चाहिए. क्योंकि it is a threat to the public education system. It is not just threat to the RTE. It is a threat to the public education system. If you want to fight against this threat to public education system, we need to take everybody in the education system along. Which means actually we need to really build allies in the higher education system. The teachers unions, the student unions in the higher education system also should become part of it. मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारा आवाज़ वहाँ तक पहुँचता बहुत मुश्किल लग रहा है. लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं हमारे बीच में भी जो इनका आवाज़ वहाँ तक पहुँचने के लिए मजबूत है, ज़्यादा मजबूत है. इनके साथ क्यों नहीं ले हम? इनको भी क्यों नहीं जोड़े हम? क्योंकि ये जो थ्रेट जो मैं बता रहा हूँ, यह सिर्फ हमारे लिए प्राइमरी एजुकेशन का नहीं है, पूरा एजुकेशन सिस्टम का ये हो रहा है. तो हमें साथ में मिल के लड़ना चाहिए. हमारा आवाज़ तभी बुलंद हो सकती है इससे, जो अभी हम कर रहे हैं इससे. ये मेरा कहना है. थैंक यू वेरी मच.